आइए आज हम बात करते हैं आयरिश समस्या एवं ब्रिटिश सरकार की नीति के ऊपर। आयरलैंड में लगातार समस्या लंबे समय से बनी रही, उसके प्रति ब्रिटेन की क्या नीति थी, इसके विषय में इसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 19वीं सदी तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश दलीय राजनीति में आयरलैंड ने बड़ा हिस्सा लिया था। आयरलैंड इस काल में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र रहा। रानी विक्टोरिया के प्रधानमंत्री लॉर्ड सैलिसबरी तो आयरलैंड की समस्या से इतने प्रभावित थे कि वह कभी कभी यह भी कहा करते थे कि इस समय की राजनीति केवल आयरलैंड से ही संबंधित है। आयरलैंड के बिना ब्रिटिश राजनीति का महत्व घट जाता है। पूर्व काल में इंग्लैंड के दुर्व्यवहार का प्रतिशोध आयरलैंड ने इस काल में लिया था। इंग्लैंड के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा था आयरलैंड के साथ, और उसी का दुष्परिणाम इस काल में हम देखते हैं। रॉबर्ट पील ने लिखा, 18वीं सदी में हम लोगों ने उनके उद्योग धंधे को नष्ट किया। उन्होंने 19वीं शताब्दी में हमारे मंत्रिमंडल को ही भंग कर दिया। अंग्रेज प्रधानमंत्रियों एवं राजनीतिज्ञों का अधिकांश समय एवं शक्ति आयरलैंड की समस्या के समाधान में ही व्यतीत हुआ। आइए अब देखते हैं किस प्रकार से इंग्लैंड और आयरलैंड का संयोग हुआ था। उसके लिए सन 1800 में अधिनियम पारित हुआ था। सन 1800 में आयरिश संयोग अधिनियम पारित हुआ। इसका परिणाम सुखद नहीं रहा। मिलाने का जो कार्यक्रम हुआ इंग्लैंड और आयरलैंड का, वह सुखद नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा। इस अधिनियम से आयरलैंड के लोगों में संतुष्टि नहीं हुई। जिन समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से यह संयोग अधिनियम पारित हुआ था, उसमें सफलता नहीं मिली। आयरलैंड के लोगों की शिकायतें यथावत बनी रहीं, मौजूद रहीं। उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। उनके अनेक प्रतिबंध उनके ऊपर आयातित थे, लगे हुए थे, आरोपित थे। आयरलैंड में विदेशी जमींदारों का प्राबल्य था। ज़मीन की मुख्य समस्या थी वहाँ, तो ज़मींदारों का जो विदेशी थे उनका प्राबल्य था, उनकी अधिकता थी। अतः आयरलैंड के कृषकों का आर्थिक शोषण विदेशी जमींदारों के द्वारा किया जा रहा था। कृषकों की ज़मीनों पर से अधिकार जमींदार स्वेच्छापूर्वक छीन सकते थे। कहने का अर्थ है कि जमींदारों के पास अधिकार था कि वो किसी भी कृषक को बेदखल कर सकते थे। ज़मीन के मालिक जमींदार थे आयरलैंड में। दूसरी प्रमुख समस्या थी कैथोलिक धर्मावलंबी आयरलैंड में बहुमत में थे। फिर भी राजकीय धर्म कैथोलिक धर्म नहीं था। कैथोलिकों को प्रोटेस्टेंट चर्च के लिए टाइथ नाम का कर देना होता था। ये 1/10वां हिस्सा या दशांश हिस्सा इसको कहा जाता था। ये कर दिया करते थे कैथोलिक लोग, और व्यय होता था वो प्रोटेस्टेंट चर्च के ऊपर। इस बात की इनको शिकायत थी। तो पहली समस्या तो इनकी ज़मीन की समस्या थी। दूसरी इनकी समस्या थी जो धर्म से संबंधित थी। इनकी अधिकता होने पर, बहुसंख्यक होने के बावजूद इन्हें वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जो इन्हें प्राप्त होना चाहिए था। तो पहली समस्या इनकी ज़मीन की समस्या, और दूसरी समस्या इनकी थी जो धर्म से संबंधित थी। और तीसरी समस्या भी संस्कृति या सांस्कृतिक थी। शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ पर थी आयरलैंड में, उसमें बहुसंख्यक कैथोलिकों का कोई योगदान नहीं था, या उनका अंश सम्मिलित नहीं था, या उनको शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार नहीं थे। और स्पष्ट करें तो धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाती थी। जबकि इस काल में इंग्लैंड में और यूरोप के अन्य देशों में धार्मिक शिक्षा का बहुत महत्व था, और मूलतः कहें तो चर्च के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। लेकिन यहाँ जो शिक्षा दी जाती थी वह कैथोलिक धर्म से संबंधित नहीं थी, उनका हिस्सा नहीं था। तो ये 3 तरह की मुख्य समस्या हम आयरलैंड में देखते हैं। ये संयोग अधिनियम के बाद भी दूर नहीं हुए। तो 3 तरह की मुख्य समस्या, और ये 1800 में जो संयोग अधिनियम पारित हुआ तो लोगों को यह उम्मीद थी कि ब्रिटेन और आयरलैंड का संयोग होगा, तो उस संयोग से इस समस्या का कोई निदान निकलेगा, कोई हल निकलेगा, किंतु हल नहीं निकला। और इसी के कारण आगे भी आंदोलन चला। ओकोनेल
नाम के एक नेता का उत्कर्ष इस काल में होता है। डेनियल ओ'कॉनेल का उत्कर्ष 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। सुयोग्य नेतृत्वकर्ता सिद्ध हुआ। वह कैथोलिक धर्मावलंबी एवं वकील था। स्वभाव से उदार चरित्र एवं मिलनसार व्यक्तित्व का धनी था। वह बहुत अच्छा वक्ता भी था। अपने भाषणों से जनता को मंत्रमुग्ध करने की शक्ति उसके पास थी। वह संयोग विरोधी था। संयोग विरोधी जो अधिनियम था, जिसमें ब्रिटेन और आयरलैंड को मिला दिया गया था, एक किया गया था, एक व्यवस्था लागू की गई थी, उसका वह विरोधी था। इसका यह अंत करना चाहता था, किंतु वह हिंसात्मक तरीकों में विश्वास नहीं रखता था, बल्कि वैधानिक तरीकों से अधिकार की प्राप्ति का पक्षधर था। उसके द्वारा 1823 में आयरिश पादरियों के सहयोग से कैथोलिक संघ नामक संस्था का निर्माण किया गया था। यह कैथोलिक संघ लगातार लोकप्रिय होता गया तथा उसके सदस्यों की संख्या नियमित रूप से बढ़ती रही। यह संघ चंदे से चला करता था, कलेक्शन करते थे और उससे ये पार्टी चलती थी। नियमित रूप से चंदे की उगाही होती थी। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए संसद ने इस संस्था पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ओ'कॉनेल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह यथावत लोकप्रिय बना रहा, अपने कार्यों में संलग्न रहा। 1828 में उसने काउंटी क्लेयर नाम के क्षेत्र से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। मज़े की बात यह थी कि उस समय कैथोलिकों को संसद में जाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन में टेस्ट अधिनियम पारित था, जिसके अनुसार किसी भी कैथोलिक व्यक्ति को, जो कैथोलिक धर्मावलंबी हो, न तो वह राजा हो सकता था, न रानी हो सकती थी, न कोई सरकारी पद उन्हें प्राप्त हो सकता था। इसके बावजूद उसने चुनाव लड़ा, उसे रोका नहीं गया। फिट्जजेराल्ड नाम का व्यक्ति था, एक प्रोटेस्टेंट जमींदार था। उसके खिलाफ उसने चुनाव लड़ने की घोषणा की। पहले तो फिट्जजेराल्ड ने इसका विरोध किया और मैदान में रहा, किंतु जब उसकी लोकप्रियता उसने देखी तो भयभीत हो गया और फिट्जजेराल्ड ने क्षेत्र छोड़ दिया, चुनाव लड़ना छोड़ दिया और यह चुनाव में निर्विरोध विजयी हुआ। बड़ा लोकप्रिय था, किंतु कैथोलिक कानून के कारण उसे पार्लियामेंट में बैठने की अनुमति नहीं थी, टेस्ट अधिनियम के कारण। यद्यपि इसका कोई औचित्य नहीं था, किंतु टेस्ट अधिनियम के कारण ऐसा हुआ और उसका विरोध इसने शुरू किया। आयरलैंड में इसका विरोध होने लगा। ज़्यादा विरोध जब बढ़ते देखा गया तो यह तो इंग्लैंड के राजनीतिज्ञ भी जानते थे कि किसी को प्रतिनिधि होने से रोका जाना उचित नहीं है, और आंदोलन की स्थितियों को देखते हुए बड़े जन आंदोलन की आशंका के कारण इन्होंने प्रयास शुरू किए और 1829 में कैथोलिक इमेंसिपेशन एक्ट पारित हुआ। इससे इनको पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार मिला और कुछ अन्य अधिकार भी इनको प्राप्त हुए, किंतु अभी भी प्रतिबंध पूरी तरह से हटा नहीं था। जैसे लॉर्ड लेफ्टिनेंट के पद पर ये नियुक्त नहीं हो सकते थे, रीजेंट ये नहीं बन सकते थे, विभिन्न पदों पर अब भी इनकी नियुक्ति नहीं होती थी, किंतु फिर भी पूर्व की अपेक्षा इनको अधिकार प्राप्त हुए थे। राजा एवं चर्च के प्रति इनको वफादारी की शपथ लेनी होती थी। जहां एक ओर कैथोलिक कानून में संशोधन किया गया, कैथोलिकों को अधिकार दिया गया, क्योंकि यह क्षेत्र कैथोलिक बाहुल्य था, आयरलैंड का क्षेत्र, तो दूसरी ओर आयरलैंड के मतदाताओं की योग्यता, जो पहले 40 सीलिंग, आपको ये ज्ञात होगा कि मत डालने के लिए वहाँ पर वयस्क मताधिकार लागू नहीं था, जैसा कि वर्तमान में हमारे देश में है। यहाँ पर व्यवस्था थी कि इनको कोई कर देने वाला हो, इनके पास ज़मीन हो, मकान हो, इस तरह से सांपत्तिक योग्यता यहाँ पर थी। तो यहाँ पर नियम था कि जो 40 सीलिंग कर देता हो, टैक्स देता हो सरकार को, उनको वोट डालने का अधिकार था, उसको बढ़ा दिया गया और अब 10 पाउंड जो देता होगा, कर देता होगा, टैक्स देता होगा, किराया देता होगा, ये नियम था, तब उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। तो मत देने के अधिकार को स्पष्टतः कहें तो सीमित कर दिया गया।
योग्यता संपत्ति की बढ़ा दी गई। ज़्यादा कर, ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा लगान देने वाले को ही वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे जहाँ एक और कुछ संतुष्टि आयरलैंड की जनता में आई थी कि उनको कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे, किंतु जैसे टेस्ट अधिनियम मैंने बताया उसको स्थगित कर दिया गया था, तो कुछ प्रसन्नता यहाँ पर आई थी, लेकिन सांपत्तिक योग्यता मताधिकार में डालकर फिर से उन्हें नाराज कर दिया गया और ये आंदोलन वहाँ पर बढ़ने लगा। टिथ या टाइथ विरोधी अभियान आयरलैंड में चला। 19वीं सदी के आरंभिक 30 वर्षों में यह समस्या गंभीर हो गई थी। यह एक धार्मिक कर था जो दशांश 1/10वां हिस्सा लिया जाता था। सभी कैथोलिकों को यह कर देना आवश्यक था, परंतु इसका व्यय कैथोलिक धर्म के लिए नहीं किया जाता था। सरकार के द्वारा यह कर लिया जाता था और प्रोटेस्टेंट चर्च के ऊपर इंग्लैंड में या आयरलैंड में इसका व्यय होता था। इस कारण आयरलैंड के कैथोलिक इस कर को देने को स्वेच्छा से तैयार नहीं होते थे। 1834 में इसके विरोध में तीव्र आंदोलन हुए। लॉर्ड ग्रे मंत्रिमंडल ने कुछ उदारता की नीति अपनाई, किंतु उग्र आंदोलन होने के कारण दमनपूर्ण नीति का भी सहारा लिया। 1832 ईस्वी में 2 कानून बनाए गए। एक के द्वारा आयरलैंड के पादरियों को 60,000 पाउंड दिए गए जो टाइथ के रूप में वसूले गए थे, तथा टिथ या टाइथ देना आवश्यक कर दिया गया। देना तो सभी को पड़ेगा, लेकिन जो वसूली गई थी राशि, वो वसूली की राशि इनके चर्च के लिए इनको दिया गया। ओकोनेल के द्वारा इसका विरोध किया गया था। विद्रोह दबाने के लिए सरकार ने सैनिक कानून लागू किए थे। जो धार्मिक आंदोलन चल रहा था टाइथ न देने का, उसके विरोध में। आगे हम देखते हैं, स्टैनले एक्ट पारित किया गया। लॉर्ड ग्रे के समय स्टैनले एक्ट के द्वारा आयरलैंड में प्रथम बार आधुनिक शिक्षा प्रारंभ की गई। इस हेतु एक बोर्ड बनाया गया जिससे अध्यापकों, पुस्तकों और संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा की देखभाल का उत्तरदायित्व इस बोर्ड को दिया गया। ग्रे अन्य सुधार के पक्ष में भी था, परंतु साथियों के असहयोग के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। साथी इसलिए सहयोग नहीं करते थे कि उनको लगता था कि आयरलैंड के लोग गलत मांगे कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत आगे नहीं बढ़ा था, बहुत उदारता उस समय नहीं आई थी। तो स्टैनले एक्ट पारित किया गया था शिक्षा के लिए। अगला बिल इन्होंने किया था आयरिश म्युनिसिपल बिल। यह बिल 1837 में प्रस्तुत किया गया, जो 1840 ईस्वी में कानून बन गया। इसके अनुसार 58 कारपोरेशन जो थे आयरलैंड में, उनको समाप्त कर दिया गया था, तथा 10 पाउंड संपत्ति की योग्यता, ये 7 जो मताधिकार इनको दिया गया था, उसके आधार पर 10 कारपोरेशन, नए कारपोरेशनों का निर्माण भी किया गया। तो 58 समाप्त हुए और 10 नए कारपोरेशन का निर्माण हुआ। ये आयरिश म्युनिसिपल बिल में किया गया था। इसके बाद लीचफील्ड का समझौता हुआ। ओकोनेल लगातार आंदोलन में लगा हुआ था। उसका आंदोलन चल ही रहा था। इन सुधारों के बावजूद उसने सरकार के समक्ष निम्न मांगें रखीं, अपनी मांग रखी। आंदोलन यदि स्थगित करवाना है तो इन मांगों पर ध्यान दिया जाए। पहली मांग थी आयरलैंड के चर्च के अतिरिक्त धन का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाए। जो अतिरिक्त धन था, एक्स्ट्रा संपत्ति जो थी आयरलैंड के चर्च के पास, वो अनुपयोगी थी, उसका उपयोग नहीं हो रहा था। तो उसके लिए उसने मांग की कि इसका उपयोग सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए किया जाए। दूसरी मांग उसने रखी, आयरलैंड में मताधिकार की योग्यता कम की जाए। हमने आपको बताया 10 पाउंड की योग्यता रखी गई थी। जो 10 पाउंड कर देता हो, टैक्स देता हो, किराया देता हो, इस तरह के नियम थे। बरो और काउंटीज़ में, जैसा कि हमने 1832 के सुधार अधिनियम में विस्तार से आपसे चर्चा की थी, उसके आधार पर अलग अलग योग्यताएं रखी जाती थी वोट डालने के लिए, मताधिकार के लिए। तो यहाँ पर मताधिकार के लिए 10 पाउंड की योग्यता थी, उसमें कमी की जाए। कम टैक्स देने वाले, कम किराया देने वाले, कम लगान देने वालों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए, ये इनकी मांग थी। तीसरी मांग थी आयरलैंड में स्थानीय स्वशासन संबंधी सुधार किए जाएं। स्थानीय स्वशासन
आप सभी परिचित हैं, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। तो इस स्तर पर, स्थानीय स्तर पर सुधार किया जाए, ये इनकी मांग थी। इस आधार को सरकार ने स्वीकार किया और इनके साथ समझौता हुआ, ओकोनेल के साथ, जो लीचफील्ड का समझौता कहलाता है। इसके अनुसार 1840 ईस्वी में म्युनिसिपल एक्ट भी बनाया गया। ओकोनेल ने इस समझौते के बाद, लीचफील्ड के समझौते के बाद 1840 में अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। इसके बाद टाइथ कंप्यूटेशन एक्ट पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा कैथोलिकों को दशांश 1/10वां हिस्सा देने से मुक्ति प्रदान किया गया, छूट दी गई। लेकिन इसको लगान का रूप दे दिया गया। जैसे लगान वसूल करते थे, जिस पद्धति से लगान वसूल करते थे, पद्धति क्या थी कि जो जमींदार थे वो लगान वसूल किया करते थे। पहले टाइथ कर को लिया जाता था सरकार के द्वारा, अब कहा गया कि जमींदार इस कर को लेंगे। लेकिन कैथोलिकों को इससे मुक्ति दी गई और जो प्रोटेस्टेंट जमींदार थे उनको लगान के रूप में ही उनको लिया जाने लगा। यद्यपि टाइथ कर दशांश अलग से था, लेकिन उसको जोड़ दिया गया लगान के साथ और इसको प्रोटेस्टेंट जमींदारों से वसूल किया गया। स्वाभाविक है, कैथोलिकों से इसका बोझ हट गया, किंतु प्रोटेस्टेंट जनता अब नाराज होने लगी, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट जमींदार थे उनको एक कर देना पड़ता था। स्वाभाविक है, जमींदार जब देंगे तो वो जनता से ही उसकी उगाही करेंगे। तो ये अगला एक्ट था, टाइथ कंप्यूटेशन एक्ट। इसके बाद दरिद्र कानून। पूर्व में हम कई बार चर्चा करते रहे। दरिद्र कानून या गरीब कानून, पुअर लॉ के नाम से इंग्लैंड में कई बार इस पर चर्चा हुई। 1838 ईस्वी में आयरलैंड के लिए दरिद्र कानून बनाया गया। ये पृथक से आयरलैंड के लिए था, इंग्लैंड में पृथक तरह का कानून था। इसके अंतर्गत कुछ कार्य घर बनाए गए, वर्क होम, जहाँ जो बेरोजगार थे, जो काम नहीं कर पाते थे, उनके लिए काम की व्यवस्था की जाती थी और स्थानीय अधिकारियों को देखभाल में रखा गया। दरिद्रों की सहायता की व्यवस्था की गई। 1843 और 1847 में इस दरिद्र कानून में ब्रिटेन के अन्य विभिन्न दरिद्र कानूनों के आधार पर कुछ परिवर्तन भी किए गए। आगे चलकर इसमें चेंजेस भी हुए। तो कुछ अधिकार गरीबों के लिए, कुछ कार्य किए गए। अब हम देख लेंगे पील जब प्रधानमंत्री बना तो उसकी क्या नीति रही थी। मेलबॉर्न एवं ग्रे के द्वारा किए गए सुधार कार्यों का प्रभाव आयरलैंड पर स्थायी रूप से नहीं हुआ। वे बहुत प्रभावित नहीं हुए। यहाँ का विद्रोह शांत नहीं हुआ। विद्रोहात्मक आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गए। मांगें उनकी बढ़ती रहीं। इसी काल में युवक आयरी दल का प्रादुर्भाव हुआ। यंग आयरी दल या युवक आयरी दल का प्रादुर्भाव हुआ। यह उग्रवादी प्रवृत्ति का था एवं हिंसात्मक तरीकों में विश्वास करता था। हम पूर्व में चर्चा कर चुके कि ओकोनेल ने भी आंदोलन किया, लेकिन वह हिंसात्मक तरीकों में विश्वास नहीं करता था। तो ये जो यंग आयरी दल था, युवक आयरी दल था, ये हिंसात्मक तरीकों में विश्वास करने वाला दल था। आयरलैंड और इंग्लैंड के संयोग को समाप्त करना चाहता था यह दल। इस कारण तीव्र आंदोलन प्रारंभ हुआ। ओकोनेल ने अपना आंदोलन भी जारी रखा। पील नहीं चाहता था कि इंग्लैंड और आयरलैंड अलग हो जाएं। इस समय ओकोनेल ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ओकोनेल ने सभा नहीं की, सरकार के आदेश को माना, किंतु उसके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा कि उसने राजद्रोह के भाषण दिए थे तथा 1843 में उसे जेल की सज़ा हुई। उसके प्रभाव में कमी आ गई तथा जेल से छूटने पर शीघ्र उसे छोड़ तो दिया गया, किंतु 1844 में उसकी मृत्यु हो गई। किंतु आयरलैंड में आंदोलन चलता रहा। पील के द्वारा सुधारवादी एवं दमनकारी दोनों नीतियों का पालन किया गया। उसने मैनुथ कॉलेज को 26,000 पाउंड की सहायता प्रदान की। बालफोर, कॉर्क और गालवे में इन स्थानों पर 3 नए कॉलेज स्थापित किए गए। इन कॉलेजों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था की गई। स्वाभाविक है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा उचित थी, किंतु
आयरलैंड की जनता इससे संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि वो अपने कॉलेजेस में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा नहीं बल्कि अपने धर्म से संबंधित शिक्षा देना चाहते थे। 1840 में पील ने भूमि समस्या के निदान के लिए एक आयोग गठित किया। यद्यपि आयोग अधिक सफल नहीं रहा, अधिक कार्य नहीं कर पाया। इस काल में आयरलैंड में भीषण अकाल पड़ गया। 1845 में आयरलैंड में आलू की प्रमुख फसल थी, खराब हुई। अकाल के कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। अनाज कानून होने के कारण अनाज की कमी यहाँ पर पड़ी। पील के द्वारा पीड़ितों की मदद की गई, व्यापक सहायता की गई, अभियान चलाया गया। 1846 में अनाज कानून रद्द कर दिया गया। अनाज कानून के बारे में आपको पता होगा कि आयात पर प्रतिबंध होता था, बिक्री पर प्रतिबंध होता था, उसके नियम हुआ करते थे। इससे कम दरों पर जनता को अनाज प्राप्त नहीं होता था, इसलिए 1846 में अनाज कानून भी रद्द किया गया था। तो सहूलियतें देने का प्रयास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इसी समय फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई। फेबियन सोसाइटी के बारे में देखेंगे। अनाज कानून समाप्त किया गया था, किंतु फिर भी आयरलैंड की जनता को पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध नहीं हुआ। उनकी तकलीफ़ें दूर नहीं हुई। व्यापारियों को यहाँ पर अनाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, किंतु व्यापारियों के द्वारा अपने हित पर अधिक ध्यान दिया गया। आयरलैंड में असंतोष बना रहा अनाज कानून रद्द होने के बावजूद, और विद्रोह की स्थितियां कायम रहीं। इन परिस्थितियों में फेबियन सोसाइटी नामक एक उग्रवादी संगठन का गठन हुआ। यह हिंसात्मक कार्यवाहियों में विश्वास रखता था। 1848 में यूरोप के विभिन्न क्रांतियां जो हुई थीं, क्रांति का वर्ष था, आप जानते होंगे, 1830 क्रांति का वर्ष कहलाता है यूरोप में। फ्रांस में शुरू होने के बाद पूरे यूरोप में फैला। उसी प्रकार से 1848 में भी फ्रांस में क्रांति प्रारंभ हुई और उसके बाद पूरे यूरोप में ये क्रांतियां फैल गईं। इस काल में जवान आयरलैंड या यंग आयरलैंड दल में ओब्रायन नाम का एक नया नेता आता है। ओब्रायन के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह किया गया। यद्यपि इस विद्रोह को कठोरतापूर्वक दबा दिया गया, किंतु इसके पश्चात आयरलैंड में अनेक गुप्त दल बनने लगे। फेबियन सोसाइटी विदेशी सहायता के बल पर विद्रोह में सफलता चाहता था, वैदेशिक सहायता पर निर्भर करता था। आयरलैंड को पूर्ण स्वाधीनता दिलाने का पक्षधर था। इसके समर्थक बड़ी संख्या में अमेरिका में निवास करते थे। इनके द्वारा अनेक उपद्रव किए गए। अमेरिका के तरफ से कनाडा को जीतने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। इन सभी कार्यवाहियों में ये सफल नहीं हुए, किंतु इस आंदोलन का लाभ उनको अवश्य हुआ कि इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों के मन में, उनके मन मस्तिष्क में आयरलैंड समस्या स्थापित हो गई। एक बड़ी समस्या इसको मान लिया गया। ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादियों ने आयरलैंड के प्रति उदार नीति का अनुसरण प्रारंभ कर दिया। अब हम देख लेते हैं ग्लैडस्टोन एवं आयरलैंड के प्रति उसकी क्या नीति रही थी। 1868 में ग्लैडस्टोन प्रथम प्रधानमंत्री बना, मंत्रिमंडल का निर्माण किया। उसने आरंभ में ही यह घोषित कर दिया था कि मेरा उद्देश्य आयरलैंड को संतुष्ट करना है। उसका मानना था कि आयरलैंड की 3 प्रमुख समस्याएं हैं, चर्च, भूमि और शिक्षा। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। इनको हल करने का उसने प्रयत्न किया। सबसे प्रमुख समस्या भूमि की समस्या थी। आयरलैंड के अधिकांश जमीन पर विदेशी जमींदारों का अधिकार था। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि विदेशी थे, बल्कि वे कृषकों को बेदखल कर दिया करते थे। कृषि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में कार्य करना, बाड़ लगाना सुरक्षा के लिए, मेड़ बनाना, मेड़ या पार हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, उसको बनाना, इसके लिए जमींदारों के द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। इससे कृषक एक तो ज़मीन के मालिक नहीं थे, जबकि आयरलैंड में ऐसी परंपरा थी कि वहाँ के कृषक वहाँ के मालिक होंगे, उसको तोड़ा गया था। जमींदारों के हाथ में अधिकार था। इसके अलावा सुधार का कार्य करने में भी उनको कोई प्रोत्साहन या राशि प्राप्त नहीं होती थी। दूसरी मुख्य समस्या थी धर्म से संबंधित थी। अधिकांश जनता, आयरिश जनता जो थी, वो कैथोलिक धर्मावलंबी थी, किंतु यहाँ पर स्थापित था प्रोटेस्टेंट चर्च, और शिक्षा में कैथोलिकों का कोई योगदान नहीं था। कैथोलिकों को अपने चर्च के अतिरिक्त अन्य चर्चों के लिए खर्च में योगदान देना पड़ता था। प्रोटेस्टेंट चर्च
का निर्माण हो या उसमें कार्य हो, कर देते थे ये कैथोलिक, और खर्च होता था, धन की राशि खर्च होती थी प्रोटेस्टेंट चर्च पर। ये इनकी समस्या थी। तीसरी समस्या संस्कृति अथवा शिक्षा के क्षेत्र से थी। इस क्षेत्र में कैथोलिकों को प्राधान्यता नहीं थी, उनके लिए पृथक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा में धर्म का प्रवेश नहीं था, जबकि यह यूरोप की इस समय तत्कालीन परिस्थितियों में आम व्यवस्था थी, सामान्य व्यवस्था थी कि जहाँ पर बहुसंख्यक जिस धर्म को मानते थे उस धर्म की शिक्षा या उस चर्च के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तो ये तीन इनकी प्रमुख समस्या थी। इनका समाधान करने का प्रयास क्लेरटन ने किया। आयरिश चर्च उन्मूलन अधिनियम 1869 में यह अधिनियम पारित किया गया। 1 जनवरी 1871 ईस्वी से आयरलैंड के चर्च के संबंध ब्रिटेन के चर्च से समाप्त कर दिए गए, संबंधित नहीं रहे, अंतर संबंध समाप्त किया गया। उसके बिशपों को ब्रिटेन की लॉर्ड सभा में अब कोई स्थान नहीं मिलेगा। आयरलैंड के बिशप जो थे वो अब ब्रिटेन के लॉर्ड सभा में कोई स्थान नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि अलग कर दिया गया उसको। समस्त धार्मिक स्थानीय सरकारें, धार्मिक न्यायालय व धार्मिक कानून जो लागू थे आयरलैंड में, उसे समाप्त किया गया। ब्रिटेन के कानून के अनुसार था उनको। ब्रिटिश रानी आयरलैंड के पादरियों द्वारा निर्वाचित एक सभा को स्वीकार कर लेंगी। ये सभा कौन बनाएगा? आयरलैंड के जो पादरी थे वो अब नई सभा का गठन करेंगे और इंग्लैंड की रानी उसको स्वीकार करेंगी। चर्च की संपूर्ण संपत्ति 10 वर्षों के लिए स्थायी रूप से एक नवीन आयोग के हाथ में दी जाएगी। चर्च के तत्कालीन अधिकारियों को उनको जो प्राप्त हो रही आय थी वह पूर्ववत प्राप्त होती रहेगी, ताकि वहाँ के पादरी वर्ग जो पदाधिकारी थे संतुष्ट रहें। इसलिए कहा गया मुर्दा गृहों पर चर्च का ही अधिकार रहेगा। जो धार्मिक कृत्य कराने होते हैं मुर्दा गृहों में मृत्यु होने के पश्चात, उसके संचालन का कार्य उन्हीं के पास रहेगा। 2,80,000 पाउंड की सहायता इनको दी गई। इसके अतिरिक्त चर्च को कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह कार्य चर्च के तत्कालीन अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया। कैथोलिक चर्च की कुछ कठिनाइयां अवश्य कम हुई तथा प्रोटेस्टेंट चर्च की श्रेष्ठता सीमित हुई। चर्च की संपत्ति, भूमि आदि का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए भी प्रारंभ कर दिया गया। तो इनकी जो प्रमुख मांगें थी धर्म के संबंध में, प्रायः उनको पूर्ण कर दिया गया था। प्रथम भूमि सुधार अधिनियम, भूमि की ओर ग्लैडस्टोन ने ध्यान दिया। 1870 में यह अधिनियम पारित हुआ था। आयरलैंड की भूमि व्यवस्था इंग्लैंड की परंपराओं के आधार पर स्थापित थी। इंग्लैंड में भूमि का मालिक जमींदार होता था, जबकि आयरलैंड में प्राचीन परंपरा अनुसार कृषक भूस्वामी के रूप में कार्य करता था। किंतु ब्रिटेन की परंपराओं को यहाँ पर आरोपित कर दिया गया तथा जमींदारों को सारे अधिकार या भूमि की मालकियत जमींदारों को दी गई, जो कि आयरलैंड के परंपरा के विपरीत थी, इसलिए वह उनको स्वीकार नहीं थी। यह स्वाभाविक सी बात है। आप समझते होंगे कि जिस क्षेत्र में जैसी परंपराएं, मान्यताएं होती हैं, सामाजिक मान्यताएं होती हैं, उसके अनुरूप यदि कानून हो तो उसको वो सहज स्वीकार करते हैं। उनके खिलाफ हो तो स्वाभाविक रूप से उसका विरोध करते हैं। यही विरोध यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो कानून बना, इसके अनुसार जो बातें तय की गईं, जब तक एक किसान लगान देता रहेगा उसे उसकी भूमि से पृथक नहीं किया जा सकेगा। पहले जमींदार ये करते थे, जब चाहें तब कृषकों को अपनी मन मर्जी से जो वो किसानी करते थे, खेती करते थे, कृषि करते थे, उससे हटा दिया जाता था। अब उनको नहीं हटा सकेंगे। कब तक? जब तक वह कर या लगान देता रहेगा। लगान देना बंद कर दे तो बेदखल कर सकते थे उस कारण से। दूसरा, यदि किसान ने अपनी भूमि में सुधार किया है तो उसे भूमि से पृथक करने पर जमींदार को उसकी क्षतिपूर्ति देनी होगी। स्पष्ट हुआ होगा आपको। किसान, जैसे हमने बताया था आपको, बाड़ लगाने का काम करेगा, मेड़ बनाने का काम करेगा, समतल बनाने का कार्य करेगा जमीन को। इसमें जो उसने व्यय किया है, यदि जमींदार उस किसान को उस जमीन से अलग करता है, हटाता है, तो जो खर्च जमीन के सुधार के लिए उस किसान ने किया है वो राशि क्षतिपूर्ति के रूप में उसे देनी होगी, जमींदार को देनी होगी किसान को। तब किसान को वह बेदखल कर सकेगा या जमीन के अधिकार से उसको हटा सकेगा।
तीसरी बात थी, पहले देने का प्रावधान नहीं था, हटा देता था, जो उसने खर्च किया किसान ने उसकी राशि, उसकी मेहनत डूब जाती थी। किसान यदि स्वयं उस भूमि को खरीदना चाहे तो सरकार उसके लिए मदद करेगी, जमींदारों से उस जमीन को वो खरीद सकता था। ये अधिकार और सहायता भी दी गई। अल्स्टर के भूमि नियम थे आयरलैंड में, जहां भी इन नियमों का प्रचलन हो उन्हें मान्यता दी जाएगी। इस तरह से जो सामाजिक मान्यताएं थीं उसकी कीमत ब्रिटिश सरकार ने की। इस बात को समझा कि किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है, उनकी सामाजिक मान्यताओं को मानने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम से किसानों को बहुत लाभ हुए, किंतु इस व्यवस्था में अनेक त्रुटियां रह गई थीं। वो त्रुटियां थीं, पहली त्रुटि थी लगान दर को कम करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। दूसरा था जमींदार अपनी इच्छानुसार कर आरोपित करता था, कर लगाता था, उसके इस अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया गया। अकाल के समय कृषक लगान देने में असमर्थ हो जाते थे, इस समय सरकारी सहायता का कोई प्रावधान नहीं किया गया, जबकि ये प्रावधान होना चाहिए था। जमींदार क्षतिपूर्ति के आधार पर किसानों को उसकी जमीन से बेदखल कर सकता था। यह बेदखल करने के अधिकार को नियंत्रित करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। अब हम देख लेते हैं शिक्षा सुधार विधेयक। ग्लैडस्टोन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार पील के समय के 3 कॉलेज स्थापित हुए थे। उनसे ग्लैडस्टोन संतुष्ट नहीं था, अतः क्वींस यूनिवर्सिटी को समाप्त कर डबलिन यूनिवर्सिटी वह स्थापित करना चाहता था, किंतु इसको स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए उसने जो प्रयास किया शिक्षा के क्षेत्र में उसको सफलता नहीं हुई, किंतु उसने दोनों क्षेत्रों में, धर्म के क्षेत्र में और जैसा हमने लगान के क्षेत्र में देखा, बड़ा सुधार करने का प्रयास किया। ग्लैडस्टोन लगातार अगले कार्यकालों में भी उसने लगातार प्रयास किए थे और वस्तुतः वह आयरिश समस्या को समाधान देना चाहता था। तो ये आयरिश समस्या के विषय में प्रथम भाग था, प्रथम वीडियो है। द्वितीय वीडियो में हम शेष क्या नीति थी अगले प्रधानमंत्रियों ने और किस प्रकार से ग्लैडस्टोन ने भी प्रधानमंत्री आगे बनने पर सुधार करने का प्रयास किया, आयरिश समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया, किंतु अंततः आयरिश समस्या बनी रही और आयरलैंड अंततः पृथक हुआ था। उस पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।